ग्रॉक का नाम सुना होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, AI टूल है। हाँ, AI टूल है, उस पर जितने भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं, हाँ जी, बड़े मजेदार जवाब दे रहा है, बिल्कुल सच्चाई खोल के रख रहा है जी। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही है। अब उसके ऊपर भी कोशिश चल रही है इनकी कि किसी तरह से जल्दी उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन उसके ऊपर पाबंदी लगाना इतना आसान नहीं है। आज मैंने खुद उस पर पूछा विश्व के सर्वाधिक झूठे प्रधानमंत्री कौन है, निकल के सीधा श्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया। भारत में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन करता है, निकल के भारतीय जनता पार्टी आ गई। आज मैंने भी सवाल पूछे, पहले मुझे समझ नहीं आया कि ये है क्या, मुझे लगा शायद कोई नया पेज वगैरह कुछ बना है और किसी ने अपना पेज चालू करा। फिर मुझे पता चला कि AI टूल है। AI टूल के बारे में जब मैंने देखा, जानकारी ली थोड़ी सी, और उसमें जब मैंने जितने भी सवालों के आंसर डाले, उनमें सारी चीज़ों में निकल गया, ये सच्चाई निकल के सामने आ गई। और वो सच्चाई क्यों निकल के आती है, क्योंकि उसने बाकायदा रिसर्च करी है, हर जगह से उसने तथ्य उठाए हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसने कोई गलत बातें उठाई हो, तथ्य भर के उसने बात बताई है, जो भी बताई हैं। चाहे मोदी मीडिया की बात हो, चाहे बीजेपी के झूठों की बात हो, हर चीज़ को बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसने इस तरीके से ये आने वाले टाइम में इनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। बहुत जल्दी इसको किसी ना किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इनके समाज वो IT सेल के अमित मालवीय वगैरह और ये ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करने की कोशिश शुरू कर देगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि वो एलन मस्क की कंपनी का है, और एलन मस्क की कंपनी का भी इन्होंने स्टारलिंक का जो है लाइसेंस दिया है, भारत में बिजनेस करने का लाइसेंस दिया है। तो ये शायद उसे नाराज नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कोशिश कहीं ना कहीं इनकी दबोचने की उसको होगी जरूर। क्वेश्चन किया गया कि RSS का जो है कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी में क्या योगदान था, तो उसने साफ साफ कर दिया कि कोई योगदान नहीं है। बिल्कुल, जो बात सच्ची है वो सच्ची है। मैं तो बार बार यहाँ पे बहुत सारे अंधभक्त आते हैं, टकराते हैं, मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ, 1925 में RSS की स्थापना हुई थी, आज 2025 आ गया। 100 सालों के इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा बता दो जिसने देश हित में कुर्बानी दी हो, जिसने देश हित में सीने पे गोली खाई हो, फांसी का फंदे पे झूला हो या लाठियों से पिटा हो। कोई भी एक ऐसा RSS का व्यक्ति नजर नहीं आता, लेकिन गद्दार सारे आपको नजर आ जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी करने वाला RSS का था, सीधी सी बात है। और उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके साथ मिलकर सरकार बनाई मुस्लिम लीग के साथ, जो मुस्लिम लीग जो है भारत के विभाजन की नींव रखने वाली थी, RSS के ही थे, जो जिन्होंने सावरकर और जिसने मुस्लिम जिन्ना के साथ मिलकर द्विराष्ट्र का सिद्धांत रखा था, RSS के समर्थक थे ना। तो जाहिर सी बात है, जो है वो है, सच्चाई निकल के सामने आनी शुरू हुई है। अब इन ये बिलबला रहे हैं, सारे के सारे परेशान हो रहे हैं सुबह से शाम तक। ग्रॉक ऐप है, आपने सुना होगा, जी जी, कई सारे सवाल वायरल हो रहे हैं। उसमें ये भी अब पूछा गया था कि जो हेट स्पीच है, नफरत वाली बयानबाजी, बीजेपी की बयानबाजी कितनी बड़ी, तो उसमें कहा गया कि 70% तक बढ़ी है। बिल्कुल है, सबसे ज्यादा बड़ी है। अभी आप देख लीजिए, लगातार दिल्ली में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, कोई सा भी राज्य उठा लीजिए, देख लीजिए, हेट स्पीच सबसे ज्यादा है। एक वो टाइगर राजा सिंह है, वो लगातार हेट स्पीच देता है। एक हमारे यहाँ पड़ोसी राज्य में यति नरसिंहानंद है, वो लगातार हेट स्पीच देता है। हमारे दिल्ली में जो है एक रविंद्र नेगी विधायक है, वो हेट स्पीच देता है। हमारे जो प्रवेश वो वर्मा है, वो हेट स्पीच देते हैं। रमेश भिदुड़ी जो है, जिन्हें बोल बिगड़े थे, उन्होंने हेट स्पीच दी थी। उन्होंने तो भरी सदन में कहा था, रमेश भिदुड़ी थे ना, बड़वा मुल्ला कटवा आतंकवादी उग्रवादी, बैठ जा, सिखा देंगे तुझे, तमीज सिखा देंगे तुझे, किस तरह से बोला था। तो हेट स्पीच सबसे ज्यादा किसने दी? और सर्वोपरि तो मोदी जी ने दी। मोदी जी ने क्या कहा था, ये मुसलमान तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, खुल के कहा था। ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, ये 14-14 बच्चे पैदा करने वाले तुम्हारे अधिकारों पर डाका डाल देंगे, तुम्हारी आधी संपत्ति हड़प कर लेंगे। तो क्या ये हेट स्पीच नहीं है? क्या ये हेट स्पीच नहीं है? कब खत्म होगा ये सब, आपको लग रहा है आने वाले? जब तक बीजेपी का अंत नहीं होगा ये चीजें खत्म नहीं होंगी सर। इसके लिए तमाम विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। बीजेपी की भगवान की दुआ से कम आज भी करीब 39-40% वोटिंग ही है जो इन्हें सपोर्ट कर रही है। 60% वोट अभी भी बिखरा पड़ा है। 60% वोट को एक तरफ करने के लिए विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। जहां जो भी मजबूत है, जैसे पहले इंडिया अलायंस का यही प्रावधान था कि जिस जगह पे जो पार्टी मजबूत है वो वहां मजबूती से चुनाव लड़ेगी, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी छात्र चाले चल के उनको बिखेर दिया। जैसे इनको लालच दे दिया हमारे केजरीवाल साहब को, उनको जमानत दे दी। मैंने बताया था, आपको याद होगा, जब इन्हें जमानत मिली थी उससे 5-7 दिन पहले जब इन्होंने घोषणा करी थी केजरीवाल साहब ने कि मैं हरियाणा में 90 की 90 सीटों पे अपना जो है कैंडिडेट खड़ा करूंगा, और मैंने तभी बोल दिया था कि अब इन्हें जमानत मिल जाएगी, और इमीडिएट उन्हें 2 दिन बाद ही जमानत मिल गई थी, क्योंकि उन्होंने 90 कैंडिडेट खड़े करने की घोषणा कर दी थी। हरियाणा में उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दिया, 1.5% वोट लेके आए, और कांग्रेस हारी कितने से? 0.80% वोट से। अब दिल्ली में उन्होंने फिर कांग्रेस का इस्तेमाल करके आम आदमी को हरा दिया। तो विपक्ष एकजुट नहीं है अभी, और इनका 40% वोट जो है वो हिलने वाला नहीं है। उस 40% वोट में जो है उनके दिमाग इस तरह से ठस कर दिए गए हैं, उन्हें चाहे मणिपुर हो नहीं दिखेगा, उन्हें चाहे भारत पे बढ़ता विदेशी कर्ज नहीं दिखेगा, उन्हें चीन का आक्रमण नहीं दिखेगा, उन्हें चीन का अतिक्रमण नहीं दिखेगा, उन्हें पाकिस्तान से होते हमले नहीं दिखेंगे, उन्हें बहन बेटी की इज्जत तार-तार होती नहीं दिखेगी, उन्हें बलात्कार के बढ़ते केस नहीं दिखेंगे, उन्हें हिरासत में मौतें नहीं दिखेंगी, उन्हें बढ़ती पुलिस प्रताड़ना नहीं दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा उन्हें टोटल सिर्फ ये चाहिए कि हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है उसमें उन्हें तसल्ली मिल रही है कि आज मुसलमान टाइट हो रहे हैं, इस बात की उन्हें सबसे ज्यादा खुशी है। बाकी सिलेंडर बढ़ता है बढ़ता रहे, पेट्रोल बढ़ता है बढ़ता रहे, डीजल बढ़ता है बढ़ता रहे, आटे के दाम बढ़ते हैं बढ़ते रहे, तेल के दाम बढ़ते हैं बढ़ते रहे, खाद्य तेल बढ़ता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उन्हें। तो इन चीजों के लिए एक जन जागरण की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात कि ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाना पड़ेगा। जब तक ईवीएम है, राजा की जान तोते में है, और तोता ईवीएम पिंजरे में कैद है।
मोदी जी ने अमेरिकी पॉडकास्ट को इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि गुजरात दंगों के बारे में जो कहने की झूठी खबरें दिखाएंगी, मुझे बदनाम किया गया, इस तरीके से कहा। इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल रही है, साला स्क्रिप्टेड। सर वहाँ जाके तो वो बोल सकते हैं कि मुझे उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन नहीं करे ना। उन्होंने कहा मिथ्या न्यूज़ दिखाई। स्क्रिप्टेड। हाँ जी, जब उन्होंने करण थापर जी ने उन्हें बोला था, करण थापर साहब को जब ये इंटरव्यू दे रहे थे तब तो उन्होंने 2 सवाल पूछे थे। 2 सवाल पूछने के बाद इनको पानी पीने की जरूरत पड़ गई थी, माइक निकाल के हाथ में पकड़ा दिया था, बस दोस्त थापर दोस्ती बनी रहे। तब तो आए बाएं करने लगे थे। जब बीबीसी ने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई गुजरात दंगों के ऊपर, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन करा दी, बीबीसी को झूठा ठहरा दिया, बीबीसी के ऊपर IT की रेड डाल दी गई थी। फिर वहाँ जाके झूठ बोलने में इनका तो कोई सानी नहीं है, कहीं भी जाके झूठ बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री है और वो एक मामूली पत्रकार है वहाँ का, वहाँ जाके उसने अगर इतना बड़ा सवाल पूछ भी लिया तो इसकी बहुत बड़ी हिम्मत है। भारत में तो किसी पत्रकार के पास आज इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस बारे में कोई सवाल पूछ सके या ये उनके पत्रकारों के सवालों का जवाब दे सकें। आज 11 साल हो गए हैं, लगभग पौने 11 साल, आज तक प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? नहीं करी। किसी को ओपन करा है कि हाँ जो इंटरव्यू होते हैं पहले से पहले स्क्रिप्टेड होते हैं? मोदी जी आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, आप बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं? ये सवाल पूछे जाते हैं, बेतुके सवाल पूछे जाते हैं। मोदी जी ने ये भी कहा है कि बचपन में उनके पास प्रेस नहीं थी तो वो तांबे के लोटे में गर्म पानी भर के चिमटे से पकड़ के प्रेस किया करते थे। ये कोई नई बात नहीं है सर, ये कोई नई बात नहीं है। बिजली हर घर में नहीं हुआ करती थी, हर घर में इसी तरह से प्रेस होते गए। कोयले की प्रेस चलती थी या बिना पैंदी के जो लोटे होते हैं उनमें गर्म कोयले भर के उनसे प्रेस करी जाती थी, या जिसके घर में ये भी सिस्टम नहीं होता था तो वो तह करके और गद्दों के नीचे रख देता था और रात को उस पर सोते थे तो सुबह थोड़े बहुत वो तह करे हुए कपड़े मिलते थे। ये कोई नई बात है, ये लगभग हर भारतीय के साथ था। जो उच्च वर्ग के भारतीय थे उनको छोड़ के तमाम मीडियम वर्ग और जो लोअर वर्ग था उनके सबके साथ था। ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमने खुद करा है, हमने इस बात को खुद साबित है। हमने जो आज उन्होंने बातें करी कि हम चौक से अपने कैनवस शूज़ को जो है सफ़ेद करते थे हम चौक को भिगो कर उसका पाउडर लेप करते थे, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तख्ती लेके जाते थे हम, तख्ती को पोतने के लिए इस्तेमाल करते थे मुल्तानी मिट्टी का, तो इसमें क्या नई चीज़ है? ये तो कोई नई चीज़ बताए ना। मोदी जी विदेश में 3 घंटे का इंटरव्यू देते हैं लेकिन यहाँ देश के मुद्दे जो जरूरी मुद्दे उन पर चर्चा नहीं होती है। करेंगे भी नहीं, वो जरूरी मुद्दे पे उनके लिए जरूरी मुद्दे हैं ही नहीं ना कोई भी, उनके लिए सारी जरूरी मुद्दे गौण हैं। अब ये उन्होंने मोदी जी से सवाल पूछा जाता है यहाँ इंटरव्यू देते तो मोदी जी आपकी गारंटी का क्या हुआ? आज ने गारंटी दी, आपने गारंटी दी थी आने वाली 8 मार्च को प्रत्येक महिला के, दिल्ली की प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे। 8 तारीख बीत गई, आए किसी के खाते में? प्रत्येक होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। आ गया सिलेंडर किसी का? कोई भी एक ऐसा है, ये रहा बाकायदा 4 फरवरी का इतना बड़ा ऐड है उनका, मैं बार बार इसको जेब में लेके, ये रहा जिसमें दे रखा है साफ साफ महिलाओं के लिए। ये वाला कहाँ गया इसका सिलेंडर का? ये रसोई के लिए हर महीने 500 में मिलेगा सिलेंडर और होली दिवाली पर मुफ्त मिलेगा। ना तो 500 में मिला, ना होली बीत गई, ना वैसे मुफ्त मिला, और आने वाली दिवाली भी इसी तरह बीतेगी। जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इन बातों के जवाब देने पड़ेंगे ना। इन बातों के लिए वहाँ अमेरिका में तो कोई चिंता नहीं करेगा कि आपने दिल्ली में सिलेंडर क्यों नहीं दिया 500 में, या आपने महिलाओं को 2500 रुपये क्यों नहीं दिए थे। वो तो इंटरनेशनल सवाल पूछेंगे। इंटरनेशनल सवालों पर क्या देते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। अडानी के ऊपर FIR हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? ये हमारा निजी मामला है, इस पर सवाल मत पूछो, कन्नी काट जाते हैं। देश में एक बहुत ज़्यादा वायरल मुद्दा चल रहा है कि औरंगजेब की कब्र टूटनी चाहिए कि नहीं टूटनी चाहिए, चर्चा हो रही है न्यूज़ चैनलों पे, कैसे देखते हैं? ठीक है जी, औरंगजेब की कब्र टूटनी चाहिए नहीं टूटे, मैं कहता हूँ जी आप औरंगजेब की कब्र तोड़ दो, हमें इससे हासिल क्या हो जाएगा सिर्फ ये बता दीजिए। औरंगजेब की कब्र टूटते ही क्या भारत का भुखमरी सूचकांक 111 नंबर से 0 पे आ जाएगा? अगर आ जाता है औरंगजेब की कब्र तोड़ दो। भारत में 7.2% की दर से जो बेरोजगारी दर हो चुकी है आज, क्या वो 0 पे आ जाएगी? अगर आ जाएगी आप औरंगजेब की कब्र तोड़ दो। भारत में 81 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, उन्हें 5-5 किलो राशन पे जिंदा रखा जा रहा है। क्या उनकी हैसियत इतनी बढ़ जाएगी कि वो 5 किलो राशन खरीद के खा सकें? अगर ऐसा हो सकता है आप औरंगजेब की कब्र तोड़ दो। अगर आज 44 रुपये किलो बिकने वाला आटा कल को 22 रुपये किलो हो जाता है औरंगजेब की कब्र तोड़ते ही, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ दीजिए। POK हमारा देश में शामिल हो जाता है औरंगजेब की कब्र तोड़ते ही, तोड़ दीजिए। चाइना हमारे गलवान घाटी के मरे हुए सैनिकों को वापस ला सकता है, तोड़ दीजिए। कैप्टन मेजर शैतान सिंह का स्मारक जो था हमारा चाइना बॉर्डर पे बना हुआ था, वो हमारा वापस मिल जाएगा, तोड़ दीजिए। लेह लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में जो चीन ने कब्जा कर रखा है, अगर वो हमें जगह वापस मिल जाती है, तोड़ दीजिए। पिछले 5 सालों से हमारी जो है लेह लद्दाख में, जहाँ पे तिब्बत में हमारे जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद हुई पड़ी है, क्या वो शुरू हो जाएगी? अगर वो शुरू हो जाएगी तोड़ दीजिए। प्रत्येक बहन बेटी के साथ उचित व्यवहार करा जाएगा, आप कब्र तोड़ दीजिए। प्रत्येक बहन बेटी को उसकी इज्जत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, आप तोड़ दीजिए। कोई समस्या नहीं है सर, कोई समस्या नहीं है। 325 साल बाद आप उसकी कब्र तोड़ोगे, उसको कुछ नहीं होने वाला। निकलेगा क्या? हड्डियाँ निकलेंगी, कंकाल
निकलेगा। क्या आप उससे हासिल कर लोगे औरंगजेब की कब्र तोड़ के? औरंगजेब गया 325 साल हो गए, कौन याद करता है भाई साहब? किसको है क्या उस 325 साल पुरानी बात है याद करके आज हमें कुछ हासिल हो रहा है? कुछ भी हासिल हो रहा है? कुछ हासिल नहीं होता ना, तो फिर क्या फायदा इन मुद्दों का? ये गैर जरूरी मुद्दे इसीलिए लाए जा रहे हैं ताकि कोई सिलेंडर पे सवाल ना हो जाए, ताकि शिक्षा पे सवाल ना हो जाए, ताकि स्वास्थ्य पे सवाल ना हो जाए, ताकि बढ़ती बेरोजगारी पे सवाल ना हो जाए, ताकि बढ़ते विदेशी आक्रमणों पे सवाल ना हो जाए, पीओके पे सवाल ना हो जाए। 6 महीने पहले यही बात हुई थी लोकसभा इलेक्शन में भी, योगी जी ने भी बड़े छोट के दावे करे इस बार हमारी सरकार बना दीजिए, 6 महीने में पीओके भारत में होगा। आज 9 महीने हो गए सरकार बने हुए, आ गया पीओके। और पीओके की बात करते हैं, चीन में जो अक्साई चीन है उसकी बात कभी नहीं करते, आवाज ही नहीं निकलती। चीन के सामने तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो अगर औरंगजेब की कब्र तोड़ने से ये सब चीजें हमें हासिल हो जाती हैं, तोड़ दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल आपत्ति नहीं है। आप कल तोड़ते हो, आज तोड़िए, आज तोड़ते हो, अभी तोड़िए। अगर आपको लेबर कम पड़े, मैं साथ में चलता हूँ, मैं भी आपका हाथ लगाऊंगा, मैं भी आपका हाथ बटाऊंगा। आप बताइए, अगर ये सारी समस्याएं हल होती हैं इस चीज से, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले क्वेश्चन किया था संसद में कि जिस तरीके से जो वोटर लिस्ट है कैसे बनाई जाती है, उसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बदल दी जाती है, तुरंत पहले बनाई जाती है, तो उस पर एक चर्चा होनी चाहिए थी। कई सारे क्वेश्चन लोगों के मन में हो रहे हैं जी। आपको क्या लगता है वो मुद्दा नहीं बन रहा है? आ तो गया सर मुद्दा औरंगजेब, वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है लेकिन मुद्दा औरंगजेब है। जेब आपकी काटी जा रही है लेकिन मुद्दा औरंगजेब है। जेब पे आपके टाका डाला लेकिन मुद्दा औरंगजेब है। पता है आपको कैसे कैसे नए नए कानून आ गए हैं। अब अगर आपको कभी जरूरत पड़ी और आपने अपना गोल्ड जाके लेना शुरू कर कोशिश करी कि मुझे गोल्ड के अगेंस्ट लोन मिल जाए, पहले आपसे कंपनी पूछेगी भाई आप इस पैसे का करोगे क्या, फिर तो वो आपको लोन देगी। लोन देने के बाद आपको अपनी सारी डिटेल देनी पड़ेगी कि भाई मैंने ये सोना गिरवी रख के 1 लाख का लोन लिया है, तो इस 1 लाख में मैंने करा क्या, ये डिटेल आपको जो है गोल्ड कंपनी को देनी पड़ेगी। फिर वो गोल्ड कंपनी जो सरकार को देगी कि इसने सोना रख के 1 लाख का गिरवी रख के कर्ज लिया था, इस कर्ज के अगेंस्ट इसने ये काम करा। कितनी आपकी निजी जानकारियां साझा करी जा रही हैं, कितनी आपकी निजी जानकारियां ली जा रही हैं। किसी की कोई मुसीबत है, किसी की कोई मुसीबत है, लेकिन नहीं, उन सब चीज़ों पर टाका डालने के लिए, जेब पे टाका डालने के लिए औरंगजेब सामने लाया जा रहा है। वोटर लिस्ट से कोई मतलब नहीं, मतलब बढ़ती अर्थव्यवस्था जो लगातार गिरती जा रही है उससे कोई मतलब नहीं, कर्जा विदेशी बढ़ता जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन औरंगजेब जिंदा रहना चाहिए। शर्मा जी, नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मुसलमान लोगों को खूब पढ़ना चाहिए और IPS IAS बनना चाहिए। ठीक है जी, किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल अच्छी बात है, खुद क्या पढ़ना चाहिए, आप उन्हें पढ़ने का मौका तो दीजिए। जब वो स्कूल जाते हैं तो उसमें एक तृप्ता त्यागी जैसी सहारनपुर में 2 साल आज उस कांड को लगभग होने जा रहे हैं, 2.25 साल हो चुके उस कांड को। सहारनपुर के पास आके मुजफ्फरनगर जो है वहाँ पे एक कांड हुआ था। तृप्ता त्यागी टीचर थी, उसने स्कूल के छोटे बच्चे को, 6 या 7 साल का बच्चा था, उसको बाकी बच्चों से जो है थप्पड़ पड़वाए थे, ये कह के कि मारो इसे, ये मोमडन है। क्या कार्रवाई उसके ऊपर? कोई कार्रवाई आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर FIR होनी चाहिए, इसके ऊपर सजा होनी चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर निकली, तृप्ता त्यागी इतनी ताकतवर निकली कि आज तक वो एक दिन एक रात हवालात में काट के नहीं आई है। और उसके बच्चे के लिए पुनर्वास के लिए 2.25 साल हो गए, अभी तक उस बच्चे का पुनर्वास नहीं करवाया जा चुका, क्योंकि उस स्कूल में तो वो जाने से बच्चा डर रहा है। लेकिन उसके लिए सरकार ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि इसे किसी दूसरे स्कूल में इसका इंतजाम करा जाए। नहीं, अभी तक उसका कोई इंतजाम हुआ, तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे जब आप उन्हें पढ़ने नहीं दोगे? नेता है नितिन गडकरी, तो जी नितिन गडकरी बीजेपी का ही नेता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कह सकते हैं, मैं कहता हूँ वो कह सकते हैं, लेकिन उसमें अमली जामा तो पहनाइए कि जब स्कूलों में बच्चों के साथ बेबाद होना शुरू हो गया, स्कूलों में बच्चों को अलग बिठाया जाना शुरू कर गया, ये मुसलमान है इसके अलग बैठाओ, तुम अलग बैठो, ये हिंदू बच्चे अलग बैठेंगे, मुसलमान बच्चे अलग बैठेंगे, मुसलमान बच्चों को बुला के हिंदू बच्चों से थप्पड़ पड़वाए जा रहे हैं, तो बच्चे पढ़ने जाएंगे? वो तो डर जाएंगे भाई, बाल मन होता है, छोटी बुद्धि होती है, आप उसे डांट टपट के बोल दोगे वो डर जाएगा। हम खुद बचपन में डरते थे, जब हमारा मास्टर हमारे डंडे बजा देता था तो 3 दिन तक स्कूल जाने की हिम्मत नहीं होती थी। जब स्कूल में बच्चों के साथ ऐसी हरकतें होंगी तो कैसे पढ़ लेंगे? आप उन्हें समान अवसर तो उपलब्ध कराओ, आप ऐसी कार्रवाई तो करो, आप मिसाल तो पेश करो कि आपके साथ अगर कोई भेदभाव होगा तो हम उस पर एक्शन लेंगे, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते। एक व्यक्ति कहता है कि हाँ जी आपको ऐसा करना चाहिए, दूसरा व्यक्ति फौरन उसकी जड़ खोद देता है, लेकिन उस पर एक्शन कोई नहीं होता।